हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सूरज। आज हम सूरज के बारे में जीरो से लेकर कंपटीशन क्लास तक का पढ़ेंगे। हमारा मकसद है कि बेसिक्स, एवरी बेसिक शुड बी नोन बाय ए स्टूडेंट्स। आप अगर हर एक बेसिक जानेंगे तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन हो या कोई भी क्लास के एग्ज़ाम हो नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन के बारे में, सन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका क्रिया देखेंगे, वह किस प्रकार से काम करता है, वो फ्यूचर में क्या बनेगा, और उससे जुड़े हुए अभी तक जितनी योजनाएं परियोजनाएं जो भारत सरकार ने लॉन्च की है उन सभी को हम जानेंगे और भी महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। जो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आप पृथ्वी की संरचना को अगर जानते हैं तो सन की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम अभी बताते हैं। हमारे पृथ्वी की संरचना में सबसे में जो अंदरूनी भाग होता है उसे हम कोर कहते हैं। उसी प्रकार से सन की संरचना का जो अंदरूनी भाग होता है वह भी कोर कहलाता है। फिर हमारे पृथ्वी की संरचना में दूसरा पार्ट होता है मेंटन। हमारा सन की संरचना में भी दूसरा पार्ट जो नाम है उसका नाम है रेडियो एक्टिव जोन। और पृथ्वी के जो तीसरा पार्ट है, जो अपर लेयर है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। और उसी प्रकार से सूरज की जो ऊपर का लेयर है उसे हम कन्वेक्शन जोन कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भी पूरा संरचना तीन भागों में बना हुआ है। हमारा सूरज का भी संरचना तीन भागों में बना हुआ है, बस दोनों में नाम अलग अलग है और काम भी अलग अलग है। बट बनावट में कुछ कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। चूँकि सूरज हमारा पूरी तरह से यह गैस का गोला है। गैस का गोला यानी सूरज में सिर्फ और सिर्फ गैस ही है। आपका गैस का बनावट आगे हम संरचना में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ जानना। आप ये फ़ोटो देखकर आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट को जानेंगे। कोरोना जो अंदरूनी भाग होता है उसके ऊपर जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव जोन। और सेकंड जो भाग होता है उसको कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। चलिए राइट, अब एक एक पॉइंट्स को हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके फिगर्स को बारीकी से समझते हैं, तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी। राइट, देखिए ये जो हिस्सा है सूरज का इसको हम कोर कहते हैं। ये कोर जो है इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यानी सूरज के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, और जो हीलियम पूरी जो अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन और हीलियम में बनने में, उसे हम नाभिकीय संलयन यानी नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो सूरज का कोर है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो हीलियम गैस है, क्योंकि वह हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती जा रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। आपको मालूम होगा कि हमारे सूरज में लगभग 71% आपका हाइड्रोजन है, राइट ना, और 26% हीलियम है। कितना परसेंट हीलियम है, 26%। और 1.5% कार्बन है, 1.5% कार्बन है, और बचा हुआ जो है अन्य गैसें, आपका निकेल है, फेरस है, और अन्य गैसें भी। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम आप देखिए इसकी संरचना को हम आपको दिखाते हैं। इसमें आपको हर चीज़, ये देखिए आपका नाभिकीय संलयन, ये जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो इस प्रकार से नाभिकीय संलयन होता है। और ये देखिए हीलियम बना, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यह आगे चलकर क्या बना, तो हीलियम बना। ये देखिए हीलियम, राइट। तो यह इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। तो चलिए एक एक चीज़ जानते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है, जब यह अभिक्रिया होती है तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और जो रेडियो एक्टिव ऊर्जा और जो फोटॉन्स के रूप में जो ऊर्जा निकलती है वह इस जोन से होते हुए हमारा, इस जोन में जाने में ऐसा नहीं कि कुछ मिनट में ही चले जाते हैं। इस कोर से रेडियो एक्टिव जोन जाने में लगभग 500 साल या 5000 साल लगते हैं ऊर्जा जाने में। और उसी प्रकार से यह इसमें ऊर्जा जाती है और लास्ट में यहाँ से फ्लेयर के रूप में बाहर आती है, राइट ना। और यही फ्लेयर जो है ऊर्जा देती है और हमारे पास पृथ्वी पर पहुँचती है। जब यह सूरज की रोशनी यहाँ से निकलती है तो हमारे पृथ्वी पर आने में वो
8 मिनट 16 सेकंड, यानी आप कई कई बुकों में 8 मिनट 20 सेकंड भी देखेंगे, राइट ना। चलिए अब इसकी संरचना को अच्छी तरह से समझते हैं। जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तो यह ऊर्जा उत्पन्न करती है और यह रेडियो एक्टिव जोन से होता हुआ हमारे आपका कन्वेक्टिव जोन में पहुंचती है, और कन्वेक्टिव जोन में आपका जो यह जो कुछ सेल हीलियम हाइड्रोजन के सेल्स बने होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के सेल्स का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उससे निकलती है। अगर आपका ये देखिए, अगर इसको हम इक्वेटर मानेंगे, ये इक्वेटर है सूरज का, ये इक्वेटर है और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और इधर नीचे आपका साउथ पोल रहेगा। तो जब ये निकलती है तो इसके जो फ्लेयर्स है, यानी जो उष्मा है एक तरह से, वह नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ जाती है और बची उष्मा आपका उसके वायुमंडल में फैल जाती है। इसके वायुमंडल को हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं, और जो पृथ्वी से जो भाग हम सूरज का देखते हैं उसका नाम है फोटोस्फेयर। यानी हम जो सूरज का जो हिस्सा देखते हैं, यानी अगर धरती से सूरज को देख रहे हैं और जो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो देख रहे हैं उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं। और ये क्रोमोस्फेयर जो है वो दिखाई नहीं देता है, यह इसके मतलब वायुमंडल है। जैसे हमारा वायुमंडल हमें दिखाई नहीं देता, वैसा ही ये क्रोमोस्फेयर है, वो सूरज का वायुमंडल है, वो दिखाई नहीं देता। अब आप कहिएगा सर ये कोरोना क्या है, तो कोरोना के बारे में एक बात जान लीजिए। ये कोरोना भी नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो बाहरी भाग जो हल्का सा लाइट दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ सन कहा जाता है, यानी किरीट मुकुट हिंदी में कहते हैं, वह क्या होता है, कोरोना ही होता है। वो जो दिखाई देता है वो कोरोना ही होता है। ये एक तरह से जब ऊष्मा बाहर निकलती है और कुछ ऊष्मा बाहर वापस लौटती है, तो इस क्रिया में जो बच जाता है वही आपका कोरोना में दिखाई देता है। चलिए अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऊष्मा लौटती है। यस, ऊष्मा लौटती है। जब क्रोमोस्फेयर में जाती है, क्रोमोस्फेयर में जाने के बाद कुछ ऊष्मा चली जाती है, और कुछ ऊष्मा जो धूल कण होते हैं वो वापस, रोशनी तो चली जाती है, ऊष्मा चली जाती है, मगर जो उसके फ्लेयर्स होते हैं वापस इसमें लौटते हैं। और जब ये लौटते हैं तो इनको जहाँ पे जो स्पेस मिलता है ना, वहाँ से लौटते हैं। और जब लौटते हैं तो उसका तापमान जो छोड़ा गया तापमान है उससे कम होता है। इसलिए जब वहाँ पे लौटते हैं तो वो ब्लैक स्पॉट का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? ब्लैक स्पॉट का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे आपको ब्लैक स्पॉट दिखाता हूँ, देखिए किस तरह के ब्लैक स्पॉट निकलते हैं। ये देखिए, ये है ब्लैक स्पॉट, जिसको सूर्य कलंक के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? सूर्य कलंक। आपका देखिए जैसे ऊष्मा जो निकलती है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ये देखकर आप समझ गए होंगे कि ये जो एरिया है, ये जो निकल रही है, ये क्या है? ये फ्लेयर है। इसे क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला, ये ज्वाला के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए। जब सौर ज्वाला निकलती है तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होती है। मैग्नेटिक कण निकलती है जो हमारे जो अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उसको ये इफ़ेक्ट करती है। यहाँ तक कि हमारे पृथ्वी पर भी इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको यह देखकर देखने में बहुत मनोरंजक लगेगा। आपने नाम सुना होगा अरोरा बेरियस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस। आप अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बेरियस क्या है वो पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए। जब सूरज से सौर ज्वाला विस्फोटित होती है, यानी सौर ज्वाला निकलती है, तो उसकी जो लहर है वो हमारे पृथ्वी तक आती है, और जब हमारे वायुमंडल से टकराती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इस तरह की चमक पैदा होती है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये साउथ पोल का चमक है और ये नॉर्थ पोल का चमक है। इसे हम नॉर्थ वाले को अरोरा बोरियस बोलते हैं और साउथ वाले को अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। नाम याद रखने में आप सीधा समझ जाइए कि ऑस्ट्रेलिया नीचे है, साउथ पोल की तरफ है, तो उसी के आधार पे इसका नाम अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोल सकते हैं। और जो बच गया ऊपर तो अरोरा बोरियस बोल सकते हैं। राइट, डाउट्स तो नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से जब ये जो सौर ज्वाला हमारे वायुमंडल में आती है तो एक अलग प्रकार की सीटी बजती है, साए साए, तो उसे हम लोग विसल बोलते हैं। विस्लर, क्या नाम जानते हैं? विस्लर जानते हैं। तो चलिए कुछ और बातें इनको जो सूरज के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं, जिससे आपको हर एक जानकारी इसकी क्लियर हो जाएगी। राइट ना।
चलिए अब इसकी संरचना को देखे हैं थोड़ा सा, अब इसकी बातों को जरा सौरमंडल को समझते हैं। आप तो सौरमंडल के बारे में जानते हैं, सूरज और उसके 8 ग्रहों को हम सौरमंडल कहते हैं। इसकी जो सौरमंडल कैसे बना और किस प्रकार से अभी विद्यमान है, इसके बारे में मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, तब आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा कि सौरमंडल बना कैसे, आखिर बृहस्पति बड़ा क्यों है, बुध छोटा क्यों है, प्लूटो इतना ठंडा क्यों है। ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से बताई जाएगी। कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, राइट ना। चलिए तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, हमारा सूरज जो है वो 5000 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। दूसरी बात ये जान लीजिए, यह अभी यंग अवस्था में है, यानी तारों की अवस्था, जो लास्ट में वीडियो में मैं तारों के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाकर देख लें। तारे जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। और ये सभी कैसे पता करते हैं? उसकी चमक पर। जैसी जैसी उसकी चमक होती है वैसा उसका अवस्था होता है। तो अभी हमारा जो सूर्य है वो लाल दानव अवस्था में है, यानी एक तरह से यंग अवस्था में है। कुछ हजार साल बाद ये धीरे 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 परिवर्तित होता चला जाएगा, फिर यह व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट में तब्दील हो जाएगा। अंततः यह ब्लैक होल या सुपरनोवा बनकर समाप्त होगा। इसके लिए अब हमारा वीडियो, पुराना वाला वीडियो देखें तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरी तरह से बताया गया है चंद्रशेखर सीमा क्या है, तारे क्या है, ये सभी चीज़ें उसमें डिटेल से बताई गई है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और आपको एक बात जान लीजिए, सौरमंडल का जो केंद्र है वह पूरी तरह से 99% जो सेंटर है वह सूर्य है। यानी सूर्य का वजन कितना है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इसका डाटा के बारे में कहेंगे तो डाटा मैं क्लियर आपको देखिए कर देता हूँ। ये देखिए हमारा नोट्स है, हैंड नोट्स बनाया है। सन इज ए स्टार, नो डाउट्स आपको पता है, पहले पिछले वाले क्लास में भी बताया जा चुका है। सूरज जो है स्टार है, ये कई कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। बहुत सारे लोग प्रैक्सिमा सेंचुरी मार देते हैं, मगर ज़रा क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ेंगे तो वह सूरज की पृथ्वी के नज़दीक का तारा बोला है, पृथ्वी के नज़दीक का दूसरा तारा नहीं बोला है, पृथ्वी के नज़दीक का तारा। तो पृथ्वी के नज़दीक का तारा सूर्य होता है, और सूर्य के अलावा पृथ्वी के नज़दीक का तारा कौन सा होगा? वो प्रैक्सिमा सेंचुरी होगा, जो हमारे पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात आपको जान लीजिए, नाभिकीय संलयन, ये हमारे सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है और उससे विपुल राशि में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये अभिक्रिया होने के लिए हमारे पास 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगी, तभी यह अभिक्रिया पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट दूसरी बात जान लीजिए, भार की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से लगभग 3,30,000 गुना भारी है। आप इसके विशालता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सूर्य की उम्र जो है 5 मिलियन वर्ष है, वो पहले ही बता चुका हूँ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड लेते हैं, ये भी बात पहले बताई जा चुकी है। प्रकाश का वेग, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है, तो आपको पहले बता दूं, प्रकाश का वेग जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जानने की बात यह है कि अंतरिक्ष में मैक्सिमम पिंड जो है, आकाशीय पिंड है, किसी ना किसी वस्तु का चक्कर लगा रही है, किसी ना किसी वस्तु का चक्कर लगा रही है, और वो आप खुद अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। उसी प्रकार से हमारा सूरज भी है, सूर्य अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और यह किसी का चक्कर भी लगा रही है। तो आपको बता दूं, सूरज जो अपने उसका स्पीड जो घूमने का है, चक्कर लगाने का है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड है, और यह किसका चक्कर लगा रहा है? मिल्की वे का केंद्र, यानी इसका जो दुग्ध मेखला है उसका चक्कर लगा रहा है। आपको यह भी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा जो मिल्की वे है उसका आकार जो है सर्पिल है। कैसा है? सर्पिल है। कैसा है? सर्पिल है। नेक्स्ट एक चीज़ और आप जान लीजिए, इस जो जितना टाइम चक्कर लगाने में जिसको लगता है, यानी कहने का मतलब है सूर्य को उसके
मिल्की वे के सेंटर को चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम कॉस्मिक ईयर नाम से जानते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड कॉस्मिक ईयर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका ये है कि सूर्य जितना ऊर्जा उत्पन्न करती है, जितना ताप उत्पन्न करती है, उसका 2 अरबवां भाग, कितना 2 अरबवां यानी 2 अरब, आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। और आपको एक बात जान लीजिए कि पृथ्वी पर ऊष्मा जितनी भी अवेलेबल है उसका मुख्य स्रोत अभी सूर्य ही है, क्योंकि आप में भी जो एनर्जी मिलती है वह भी सूर्य से ही मिलती है। आप कहेंगे वो कैसे? सूर्य से एनर्जी प्लांट्स ग्रहण करते हैं, प्लांट से जानवर ग्रहण करते हैं, उसी प्लांट से हम लोग भी ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से सूरज की ही एनर्जी हमारे शरीर में आ रही है। नेक्स्ट फैक्ट आपको जानना चाहिए कि सूर्य का जो सतह का तापमान है, यानी ऊपर का जो तापमान है, उसका तापमान कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। और उसके केंद्र का तापमान मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 × 5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो सूर्य धब्बा, जिसको आगे बार मैं बताता हूँ, सूर्य धब्बे का जो तापमान होता है वह बाजू वाले की सतह से, यानी आपका कहने का अर्थ है कि जो आसपास का जो टेम्परेचर है उसके लेयर का, सतह का, उससे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इसका मतलब है कि सौर धब्बे का तापमान कितना रहेगा? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट ना? चलिए, राइट। नेक्स्ट, सूर्य का इक्वेटर भाग 25 दिन में तथा पोल 35 डेज में एक रोटेशन पूरा करता है। ये अलग नहीं दिख रहा है आपको? इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, सूर्य गैस है, एक तरह से गैस ही है। तो अगर आप गैस को घुमाते हैं तो क्योंकि आपस में वो जुड़े हुए नहीं है, उसकी जो जुड़ाव है वो बहुत कम है। अब जब आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा तो उनके अणुओं का बनावट गैसों का बहुत कमज़ोर होता है। तो उस प्रकार से तो सूर्य भी गैस है। तो जब बीच वाले गैस को अगर घुमाएंगे तो उसका ऊपर वाला गैस और धीरे घूमेगा, उसके ऊपर वाला भाग और धीरे घूमेगा। इस आधार पे धीरे धीरे जाते जाते जब इक्वेटर का पार्ट जब घूमता है तो ऊपर वाले घूमते घूमते उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए सूर्य का इक्वेटर को घूमने में 25 दिन लगते हैं, बट पोल को घूमने में 35 डेज लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 35 डेज, जबकि इक्वेटर को घूमने में 25 डेज लगते हैं, राइट ना? ओके, चलिए अब आगे थोड़ा कुछ और चीज़ों को जानते हैं। देखिए, ये आपका फ्लेयर है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बनावट को भी मैं, देखिए इसको, हाँ ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कोर है वह उसमें हीलियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो फोटोस्फेयर का जो भाग है यानी कन्वेक्टिव जोन का जो भाग है उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। आपको एक और बात बता दूं कि जब यह जैसे जैसे धीरे धीरे ये ख़त्म होगा, सेंटर में जब हाइड्रोजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, कोर में हाइड्रोजन जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो यह आपस में सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने के बाद जब यह सिकुड़ेगा तो इसको एडजस्ट करने के लिए कन्वेक्टिव जोन जो है ना आप फैलेगा, और जब यह फैलेगा तो आसपास के ग्रहों को यह निगल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा पृथ्वी भी इसके अंदर समा जाएगी, और इसका एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद इसकी जो मात्रा है वो, जैसे आइंस्टीन ने हम लोग को बताया है, E = mc²। E = mc²। mc² का इसका मतलब क्या हुआ? यानी एनर्जी सूरज जितनी, यानी कोई भी एनर्जी जितनी देती है उसका बराबर क्या होता है? उसकी मात्रा और प्रकाश का वेग का स्क्वायर। तो जो ये मात्रा, तो इसका मतलब जब भी कोई भी एनर्जी देती है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि सूरज का भी मात्रा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और यह बाद में आपका क्या बन जाएगा? वाइट ड्वार्फ, और उसके बाद ये ब्लैक होल के रूप में तब्दील हो जाएगा। ब्लैक होल के बारे में पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने शीत युग का नाम सुना होगा, शीत युग का नाम सुना होगा।
अब शीत युग क्यों नाम पड़ा, उस चीज़ को भी हम सूरज से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि ये सूरज के कारण ही शीत युग का जन्म हुआ था। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं। ये 1615 ईस्वी में 1615 नहीं 1645 से 1715 की ईस्वी के बीच में ये जो सौर कलंक है, इसकी जो निर्माण हुआ वो बहुत कम हुआ था। बहुत कम होने की वजह से वह ऊष्मा भी बहुत कम दी, और बहुत कम देने की वजह से पृथ्वी तक वह ऊष्मा, वो प्रकाश कम मात्रा में आई, जिस कारण से उस समय समुद्र का मैक्सिमम एरिया जम गया था। और रूस में तो आपको पता ही है कि रूस का मैक्सिमम हिस्सा मतलब बर्फीला है, तो उसके जो बर्फीले एरिया का जो परसेंटेज है वो लगभग 80% के आसपास बर्फ़ में जम रहा था। इस कारण से यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ़ से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देते थे। इसलिए इसको शीत युग का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर औरों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि उस साल जो सौर कलंक है यानी जो इसको सौर ज्वाला जिसको पैदा करता है, तो वह बहुत कम बने थे। अब आपके मन में आएगा कि सर सौर ज्वाला और अपना ऊष्मा से क्या कनेक्शन है, तो चलिए उसको भी एक चीज़ जान लें। उसको जानने से पहले एक चीज़ और बात जान लीजिए। अभी ये सौर ज्वालाओं की काउंटिंग हो रही है। जब से मनुष्य ने होश संभाला है तब से काउंटिंग चालू हुई है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी 25वां सौर ज्वाला चालू हुआ है, वो भी फरवरी के आसपास चालू हुआ है। यानी 24वां सौर ज्वाला 2020 से मतलब 19 तक कंप्लीट अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया है, और यह 2020 में फरवरी के आसपास ये सूरज में देखा गया है, न्यूज़ में भी आया था। तो ये 25वां सौर ज्वाला अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है कि कितने सौर ज्वाला अब तक क्रिएट हो चुके हैं, साइकिल पूरे हुए हैं, तो यह 25वां चालू है, 24 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए सौर ज्वाला के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। सौर ज्वाला में एक चीज़ आपको और जानना चाहिए। देखिए ये धब्बा है, राइट ना। धब्बे से पहले हमें मेन फिगर पे जाना होगा, राइट। सौर ज्वाला बनते कैसे हैं ये देखिए। जब ये ऊष्मा निकलती है यहाँ ऐसा, जब ऊष्मा निकलती है तो प्रकाश तो अंतरिक्ष में चला जाता है, जो पृथ्वी तक अपना आता है, किंतु कुछ ऊष्मा जो है कण वो वापस उसके सूरज की ग्रेविटी के कारण वापस लौटते हैं। क्या होते हैं? वापस लौटते हैं। और लौटते हैं तो कहाँ से वो अंदर जाएंगे? जहाँ पे वे स्पेस उनको मिलेगा, और जहाँ पर से वो स्पेस आते हैं तो वहाँ का तापमान कम होता है, क्योंकि जाकर लौटने में इनका जो टेम्परेचर है वह लगभग 1500 डिग्री कम हो जाता है, लगभग 1500 डिग्री कम हो जाता है, जिस कारण से जब वो लौटते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है कम होता है। कम होने से वह औरों की तुलना में कम प्रकाशमय दिखाई देते हैं, इसलिए वह ब्लैक दिखाई देते हैं, ब्लैक स्पॉट, इसीलिए हम उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हम देखिए ब्लैक स्पॉट, और यह जैसे जैसे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं धीरे धीरे इनका साइज क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता जाता है। जब ये साइकिल यहाँ कंप्लीट करते हैं फिर वह वापस आते हैं और धीरे धीरे और बड़ा होते जाते हैं, और यहाँ पे ये इनका जो सौर ये है वो बड़ा होता है, साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और जाने में जाने में इसको मिडिल में, ये नहीं कि नॉर्थ पोल तक जाते हैं, नॉर्थ पोल तक नहीं जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको 5.5 ईयर लगते हैं, और वापस लौटने में भी 5.5 ईयर लगते हैं। यानी ये पूरा साइकिल 11 साल का होता है। कितने साल का होता है? 11 साल का, 11 ईयर्स का होता है, राइट ना, राइट। तो इसका कितने साल का होता है? 11 ईयर्स का होता है, राइट, क्लियर। तो जब ये सौर कलंक बनते हैं तो इससे क्या होता है कि ऊष्मा, जितना ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी और वह उतना ही बड़ी ऊष्मा लौटेगी, जब उतना ही बड़ी ऊष्मा लौटेगी तो उतना ही बड़ा और आपका ब्लैक स्पॉट बनेगा। जब जितना बड़ा ब्लैक स्पॉट बनेगा तो सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट कहाँ बनेगा? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट आपका इक्वेटर पे बनेगा। आपका इक्वेटर का मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है, बट एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, राइट ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप जान लीजिए, पृथ्वी पर
भारत ने अभी तक 2 ऐसी परियोजनाएं बनाए हैं जो खगोल विज्ञान की जानकारी के लिए, यानी हमें अंतरिक्ष को जानने के लिए बनाया गया है। पहला 2015 में एस्ट्रोसैट था, जो उसके सूरज के ग्रेविटी और ये वायुमंडल को अध्ययन के लिए भेजा गया था। अभी दूसरा आदित्य L1 इसरो बनाया है, जिसका PSLV एक्सेल द्वारा भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? PSLV एक्सेल द्वारा। PSLV एक्सेल द्वारा कब भेजा जाएगा? तो ये दिसंबर में प्रस्तावित है। देखिए दिसंबर 2020 के अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक भेजा जाएगा। इसरो ने इसको प्रस्तावित किया है, राइट। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि एक सोलर साइकिल स्पॉट साइकिल कंप्लीट होने में 120 एक्टिविटीज़ काउंट होते हैं, यानी नियरेस्ट है, नॉट एक्यूरेट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ज़रा आपका आदित्य L1 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका आदित्य L1 क्या है, ये देखिए। आपका आदित्य L1 का मैं फ़ोटो डाला हूँ इसमें, ताकि आपको समझने में आसानी हो, या किस चीज़ का आदित्य। ये आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये आदित्य L1 में L क्या है। तो यह लॉन्ग रेंज लाइन है, यानी वैसा लाइन जहाँ से ये ऐसा लाइन जहाँ पे पृथ्वी और मून और सन का जो ग्रेविटी है वो इक्वल हो जाए, ताकि सूरज के जो सूरज से जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं उसका अध्ययन किया जा सके, और उसके भविष्य में उस पर कुछ भविष्यवाणी की जा सके और उसके बारे में जान सके। ये देखिए आपको डायग्राम दिए हैं, उससे आप इसको कुछ समझ सकते हैं। आपका ये PDF आपको नीचे टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और नीचे लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप इसको स्टडी कर सकें। तो देखिए हर एक चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखिए ये सौर फ्लेयर है, आप इससे समझ सकते हैं ये क्या है। देखिए इस तरह से विस्फोट होती है, और यही रोशनी हमें निकल के पृथ्वी तक आती है, और जब ये लौटती है क्रोमोस्फेयर से, तो ये ब्लैक स्पॉट का निर्माण करती है, और ये ब्लैक स्पॉट धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं इक्वेटर पे आने के बाद, राइट ना। चलिए देखिए, और ये जो PDF है वो आपको दे दिया जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अगर जानने की रहेगी तो जान सकते हैं। आपको ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियस के बारे में बता चुका हूँ। और ये देखिए ब्लैक स्पॉट्स जो पृथ्वी से देखा गया और उसका फ़ोटो खींचा गया है, आप ये देख सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी इसमें अपलोड की गई है, राइट। चलिए ठीक है। और कुछ चीज़ें, एक चीज़ और जान लीजिए, आदित्य L1 के बारे में कंपटीशन एग्ज़ाम में अभी पूछा जाएगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल की घटना है और ये घटना होने वाली है। सौर ज्वालाओं के बारे में एक भी चीज़ जान लीजिए, इससे एक्सरे और गामा किरणें भी निकलती हैं, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो डायरेक्ट आप कभी भी सूर्य ग्रहण को नहीं देखें, क्योंकि उससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें भी आती हैं जो आँखों को हानि पहुँचा सकती हैं, राइट। धन्यवाद, और इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और इस चैनल का मकसद एक ही है कि आपका हर एक बेसिक कंप्लीट कर सके। धन्यवाद, ओके।